तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 जीवन के मौलिक इकाई के प्रश्नों को लेंगे जो कि पाठ के बीच में दिए होते हैं। तो बच्चों आज हम सबसे पहले पेज नंबर 66 जो कि पुरानी बुक है और पेज नंबर 51 जो कि नई बुक में है उस पे गिवन है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कोशिका थी उसकी खोज किसने करी थी और कैसे की थी। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था उन्होंने 1665 के अंदर सरल सूक्ष्मदर्शी की मदद से सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। तो बच्चों इस सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होती है जिसको उन्होंने ही रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था। उन्होंने कॉर्क की पतली काट के अवलोकन में पाया। अब कॉर्क क्या होती है बच्चों? जो पेड़ की छाल होती है ना उस छाल को ही कॉर्क कहा जा रहा है। उसकी पतली काट का उन्होंने जब अवलोकन किया सूक्ष्मदर्शी के अंदर तो उन्होंने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। तो अब जब उन्होंने उस कॉर्क की पतली काट का अवलोकन माइक्रोस्कोप में किया तो उन्होंने देखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है ना, तो उसी प्रकार का उनको कॉर्क की पतली काट का अवलोकन करने पर उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं कोष्ठकों को क्या कहा, इन्हीं कोष्ठकों को उन्होंने कोशिका का नाम दे दिया। तो आई होप बच्चों ये आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बच्चों जो ये कोशिका देखी थी मृत कोशिका थी क्योंकि जो छाल होती है पेड़ की वो मृत होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले उन्होंने मृत कोशिका ही देखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न 2 में हमसे पूछा गया है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो चलो इसको उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है? कोशिका में वे सभी भौतिक रासायनिक एवं आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की योग्य बनाती हैं। कोशिका में जनन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका ही जीवन की प्राथमिक संरचना है। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक मतलब फंक्शनल व संरचनात्मक इकाई है। तो बच्चों यहाँ पे सरल शब्दों में अगर हम सुने तो कहा जा रहा है कि जो कोशिका होती है ना तो उसी कोशिका से मिलके ही शरीर का निर्माण होता है। हमें पता है हमारा पूरा शरीर क्या है बच्चों? कोशिका से मिलके बना है। जैसे एक घर होता है तो एक घर किस चीज़ से मिलके बना होता है? छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना होता है। तो इसी प्रकार जो हमारा पूरा शरीर है उसकी पूरी संरचना किस प्रकार हुई है? कोशिका की मदद से हुई है। तो इसलिए वो हमें संरचनात्मक कहा जाता है, ठीक है। और क्रियात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों सारे काम जो होते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, पाचन क्रिया जो होती है, सभी क्रियाएं जो भी होती है कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। में यही कहा गया है कि जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं। तो आई होप बच्चों आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पुरानी बुक में पेज नंबर 68 पर गिवन है और जो नई बुक से है वो पेज नंबर 53 पर गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। अब वो कहते हैं क्वेश्चन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो पानी होता है ना वो किसी भी कोशिका के अंदर या किसी भी कोशिका से बाहर कैसे आता जाता है। तो चलो इसको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 कोशिकाएं अपशिष्ट, बच्चों जो CO2 होता है ना तो वो हम बेसिकली क्या कहते हैं? वो सेलुलर वेस्ट होता है। वो किसी भी कोशिका का वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है तो उसी समय CO2 उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। तो बच्चों यहाँ पे सरल शब्दों में क्या कहा जा रहा है? ये एक कोशिका है, ठीक है, और ये बाहरी वातावरण है, ठीक है, बाहरी वातावरण है। तो अब बाहरी वातावरण में जो है वो CO2 की मात्रा क्या है? कम है। लेकिन जो अंदर सेल है ना उसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई है। तो क्या होगा? जब CO2 की मात्रा सेल के अंदर बढ़ जाएगी तो वो बाहर की तरफ आ जाएगी। क्योंकि बाहर क्यों आएगी? क्योंकि बाहर जो है वो CO2 की मात्रा कम है। तो बच्चों तो उच्च सांद्रता कहाँ है?
अंदर की ओर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी CO2 की कहाँ पे है, वो अंदर की है। तो वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब जहाँ पर CO2 की मात्रा कम है, तो बाहर CO2 की मात्रा कम है तो उधर की ओर गमन करती है। तो ये किसकी वजह से होता है? विसरण के कारण होता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर CO2 जो है वो गमन करेगा। तो आई होप बच्चों आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि जब किसी कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब कोशिका के अंदर यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो उच्च सांद्रता हो जाएगी। तो उच्च सांद्रता होने के कारण ये CO2 जो है विसरण की प्रक्रिया से वो बाहर के वातावरण में आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि विसरण के अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और जो कण होते हैं वो गमन करते हैं। तो इसी वजह से जो CO2 है वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर आ जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? चलो उसका आंसर पता लगाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। तो बच्चों अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, जो किसी भी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये होती है ना बाहर की, बिल्कुल बाहरी आवरण होता है। तो ये बाहर के वातावरण को अंदर की चीज़ों से अलग कर रही है ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो है। ठीक है, फिर प्लाज्मा झिल्ली कुछ विशिष्ट पदार्थों को अंदर अथवा बाहर प्रवेश करने देती है। अब वो कहते हैं ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, कुछ ही पदार्थ जो होते हैं वो बाहर से अंदर की ओर आ सकते हैं और कुछ ही पदार्थ जो होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तथा ये कुछ अन्य अवांछित पदार्थों की गति को रोकती है और कुछ ही ऐसे पदार्थों की गति को भी रोकती है जो अवांछित होते हैं, मतलब ठीक है जिनका सेल के लिए कोई काम नहीं होता है, कोशिकाओं में उनका कोई भी कार्य नहीं होता है, तो वो उन अवांछित पदार्थों की गति को अंदर बाहर जाने से रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ही चीज़ों को तो अंदर जाने देती है और कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर आने देती है। ठीक है, आई होप ये आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पेज के देखते हैं। नेक्स्ट पेज में बच्चों क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पुरानी बुक है वो पेज नंबर 70 पर गिवन है और जो नई बुक्स है वो पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन गिवन है। तो क्या है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थान को भरे जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हो सके। तो बच्चों यहाँ पे ना हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक तालिका दे दी है और इस तालिका को हमें भरना है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर बताते हुए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर बताना है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? आकार प्राय छोटा होता है, प्राय 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं बच्चों, माइक्रोमीटर कहते हैं इसे। ठीक है, और इसका आकार जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का वो बड़ा होता है, वो 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये बच्चों हमें लिखना है अविकसित केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। बच्चों जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ना एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी केंद्र की झिल्ली नहीं होती है। तो बस वो होता है ना न्यूक्लियस, वो ऐसे ही बस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है। तो इस जो न्यूक्लियस जो ऐसे ही पड़ा होता है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है ना, केंद्रकीय क्षेत्र वो स्पष्ट नहीं होता है, वो अलग नहीं करता, वो बिल्कुल बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस जो होता है। तो उसको इसलिए न्यूक्लियोइड कहते हैं और न्यूक्लियोइड कहते हैं उस अविकसित केंद्रक को, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अब वो कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उसके अंदर ना एक पूरा विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर केंद्र के झिल्ली, वो केंद्र की जो केंद्रकाय होता है ना, वो बिल्कुल केंद्र के झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है, उसमें सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र के झिल्ली से घिरा होता है और इसमें ऐसे बीच में पड़ा हुआ होता है, वो उसमें कोई केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा? नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। और चौथा डिफरेंस क्या आ जाएगा? झिल्ली युक्त अंगक
अनुपस्थित होते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है जो इसमें झिल्ली युक्त अंगक जो होते हैं ना, जितने भी वो अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त अंगक ही उपस्थित होते हैं। तो बच्चों को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बच्चों पेज नंबर 73 पुरानी बुक्स में गिवन है और नई बुक्स में वो पेज नंबर 57 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ऐसे दो अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो बच्चों ऐसे कौन से दो अंग हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? वो कहते हैं यदि किसी कोशिका का जो संगठन है ना, वो किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अगर वो नष्ट हो जाएगा तो फिर उस कोशिका के अंदर क्या होगा? तो चलो इसका आंसर देखते हैं। कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों की सहायता से कोशिका के सभी विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नए प्रोटीन का बनना आदि कार्य संभव हो पाते हैं। यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे और कोशिका कुछ समय बाद मर जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोशिका के अंदर ही कोशिका के कोशिकांग उसमें ही सारे कार्य होते हैं, जैसे हमारा सांस लेना, खाने का पचना और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बाहर निकल जाना, उत्सर्जन, नया प्रोटीन बनना। तो अगर हमारा जो कोशिका है वो ख़राब हो जाएगा किसी भी कारण तो क्या होगा? ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कोशिका है वो कुछ समय के बाद मर भी जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो जो लाइसोसोम हमारा कोशिका अंग होता है उसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली जल अपघटनी पाचनकारी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब बच्चों जो लाइसोसोम्स होते हैं ना उसके अंदर बहुत ही सारे पाचनकारी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। कोशिकाई उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब वो कहते हैं लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जब कोशिका के अंदर ना बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स आ जाए या फिर जो कोशिका है वो मर जाए, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो जाए, जितने भी क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट जाए, तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं ना वो बर्स्ट हो जाते हैं। वो बर्स्ट होने के बाद क्या करते हैं, जो उनके एंजाइम्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, तो वो अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं जिसके कारण उन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो उसका उत्तर देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन कहाँ पे बनता है कोशिका के अंदर? तो बच्चों हमने पढ़ा था राइबोसोम्स में बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर लगे होते हैं। वो कहते हैं जो हमने अंतर्द्रव्य जालिका दो पढ़ी थी, तो खुरदरी होती थी, है ना, और एक चिकनी होती थी। तो बच्चों जो खुरदरी वाली अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना, तो हमने देखा था कि उसके अंदर ऐसे ऊपर की उसमें ऐसे ऊपर की ओर ये राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं ना, तो इन्हीं राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अब अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।